दर्शकों, आज का हमारा पहला विषय है लत्तेदार सब्जी फसल में समेकित कीट प्रबंधन के बारे में। तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। आइए तो देखते हैं कि किन किन बातों के हमारे किसान भाई ध्यान रखें। लत्तेदार सब्जियां जैसे कद्दू, करेला, नेनुआ, झिंगी आदि, इन सब में कीटों का दुष्प्रभाव देखा जाता है। इससे न सिर्फ फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि उसकी पैदावार भी घट जाती है। अतः कीटों से फसलों को बचाने के लिए खेती के प्रारंभ से ही ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए सबसे जरूरी है कीट रोधी तथा क्षेत्र के लिए अनुशंसित बीज का चुनाव। इसके बाद खेत की तैयारी करते वक्त खेत की गहरी जुताई कर देने से भी बहुत से कीटों को पक्षी खा जाते हैं। आज हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यान, जहां पर हम जानेंगे लत्तेदार सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन कैसे किया जाता है। और आज हमारे साथ है डॉक्टर राजेश कुमार। किसान भाइयों को ये बताइए कि लत्तेदार सब्जियों में कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अगर देखा जाए उनका डिटेल में तो वो कीट रोधी होते हैं, तो वैसे उन किस्मों का ही चयन करना चाहिए जो कीट और बीमारी से जो है ज़्यादा आक्रांत ना हो और वो फसल इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हो, उन्हीं किस्मों का चयन होना चाहिए। इसके बाद जो है दूसरा बात है कि जब हम लोग देखते हैं कि खेत की तैयारी, तो खेत की तैयारी करते समय हम लोग अगर देखें कि पूरा हमारा जो खेत है उसमें अगर जिस समय हम लोग गर्मा फसल लगाने के लिए जो है लत्तर वर्गीय फसल लगाते हैं, तो आपके पास जो है मोल्ड बर्ड, हैरो, कल्टीवेटर, डिस्क प्लाव है, तो उससे डीप प्लाव करके अगर जोत देते हैं तो बहुत सारे पक्षी जो है आकर के और वो अंडा, लार्वा, प्यूपा अगर कोई कीट के जो है वो मौजूद होते हैं उसको आकर के चुन लेते हैं, जिससे जो है वो फसल में जो है उसमें ज़्यादा क्षति वो नहीं पहुंचा पाते हैं। इन सब के अलावा बीजों को लगाने से पहले उनका उपचार करना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए बीजों का FIR विधि से उपचार करना बेहतर होता है। इसके अलावा जो किसान अगैती फसल लेते हैं वो 1 महीना पहले लो टनल में बीज गिरा देते हैं, फिर पॉली हाउस में उसकी खेती करते हैं। इसके अलावा जहां ड्रिप की सुविधा है वहां उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। बीज उपचार के बावजूद भी इन फसलों में हड्डा बीटल या लाल भृंग का आक्रमण होता है। इससे बचाव के लिए शुरुआती स्तर में सुबह के समय राख और मिट्टी तेल का भुरकाव करने से इनका प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा इनसे बचाव के लिए फिफ्रोनिल के डस्ट का भुरकाव किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं अगर बीज आप लोग चयन कर लिए, इसके बाद थाला में जो है हम लोग उसको बीज गिराते हैं। तो ये जो है जब गर्मा फसल के लिए बीज गिराते हैं तो उसी समय ये देखना होगा कि बीज उपचार प्रॉपर हुआ है कि नहीं। अगर कोई भी बीज आपने जो चयन किया है नेनुआ, कद्दू, करेला, झिंगी इत्यादि का, तो उसको बीज उपचार करने के लिए FIR जो सिस्टम है कि पहले जो है फंजीसाइड से उसको हम लोग उपचार करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इंसेक्टिसाइड से उपचार करते हैं यानी कीटनाशक से करते हैं, और फिर उसके बाद जो है राइजोबियम कल्चर से करते हैं। तो इसको उपचार करके और तब उसके बाद थाला में हम लोग बीज गिराते हैं। लेकिन बहुत ऐसे किसान हैं जो कि अगेती फसल करना चाहते हैं, तो वो लो टनल में पॉली हाउस में 1 महीना पहले जो है वो बीज गिरा देते हैं और या इंसेक्ट प्रूफ नेट में के अंदर गिराते हैं, तो उनका पौधा जो है वो वहाँ पर विकसित हो जाता है। और फिर उसके बाद आजकल जो है पॉली हाउस में भी जो है उसकी खेती होती है, या हम लोग ड्रिप या टपक की सिंचाई है वहाँ पर तरबूज की भी खेती करते हैं, खरबूज की भी खेती करते हैं, या लत्तर वर्गीय की खेती करते हैं, तो वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है पौधे को हम लोग ट्रांसप्लांट करके भी जो है वहाँ पर अर्ली फसल लेते हैं, जिससे ज़्यादा जो है हमको लाभ मिलता है। किसान भाइयों, इनके अलावा इसमें रस चूसक कीटों का भी प्रकोप देखा जाता है। इनसे बचाव के लिए दशपर्णी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फली छेदक का प्रकोप होने पर सबसे पहले तो प्रभावित फल को काटकर गड्ढे में डाल देना चाहिए। फली छेदक से बचाव का दूसरा तरीका है मेलोन फ्लाई का फंदा लगाना। इससे उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसको आक्रमण होते हैं, तो इसके लिए बचाने के लिए हम लोग जो है दशपर्णी वगैरह जो बनाते हैं, दशपर्णी वैसे 10 पत्ते जिसको जानवर नहीं खाते हैं उसका बराबर मात्रा लेते हैं। अगर 1 किलो लिए तो 10 किलो हो गया, उसमें 50 लीटर अगर देसी गाय का गोमूत्र और आधा किलो लहसुन, आधा किलो अदरक, आधा किलो मिर्चा का अगर चटनी उसमें मिला दिया जाए तो और ज़्यादा वो प्रभाव
प्रभावशाली हो जाता है। उसके बाद उसको हम लोग जो है क्या करते हैं कि 1 लीटर पानी में जो है 60 से 70 ml उसको घोल बना करके और उसका रेगुलर बेसिस पे अगर छिड़काव करते रहें तो उससे क्या होगा कि हमारे जो फसल में रस चूसक कीट हैं उससे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। हमारा फसल जो है रस चूसने वाला कीट उसमें आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन इन सब क्रिया करने के बावजूद अगर देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो किसान बंधु का समस्या है वह है फली छेदक के बारे में। जो फल छेदक है कि आपका जो है नेनुआ, कद्दू, झींगी, करेला है, उसमें जो है वो एक फल मक्खी आता है जिसको बैक्टोसेरा बोलते हैं। वो मक्खी जो है मेलोन फ्लाई जो है मक्खी रहता है और वो आ करके डंक मार देता है। और डंक मारने से क्या होता है कि फल टेढ़ा हो जाता है, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। जब छोटी अवस्था में वैसा फल अगर मिलता है तो उसको किसान बंधु को उसको चुन करके एक जगह जमा करके उसको मिट्टी खोद करके दबा देना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा है, बड़ा अवस्था में उस तरह का फल मिलता है तो सबसे पहला जो है उसको हम लोग काट करके और मतलब जो है जहाँ पर डंप कर सकते हैं, गड्ढा खोद करके वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन मेन जो समस्या है कि आपके खेत में जैसे हम लोग देखें कि फल में भी आपका कोई फलदार वृक्ष है उसमें भी एक कीट आता है। इसके साथ साथ जो हम लोग लतर वर्गीय फसल में लगाते हैं तो होस्ट यहाँ 25-30 तरह के कीट हैं जो कि फल में छेद करके आपका फल की गुणवत्ता को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। तो वैसे जो है शुरुआती स्तर पे ही जिस समय मान लीजिए कि आपका फल पकड़ लिया लतर वर्गीय, उसी समय जो है ट्रैप लगाते हैं हम लोग। जो है ये आपका मेलोन फ्लाई का जो है ट्रैप लगा देते हैं, फंदा लगाते हैं। तो उसमें मादा तितली का गंध रहता है, नर उसमें आकर्षित होता है। तो नर आकर्षित होता है तो इसको जो है नर मादा आपस में नहीं मिलेगा, अंडा नहीं देता है। तो उसके बाद तो उसका जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसकी संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि शुरुआती स्तर में जिस समय फल पकड़ा है उसी समय अपने खेत में मॉनिटरिंग पर्पस से आप एक ट्रैप लगा देते हैं, फंदा लगा देते हैं। और जब वो जो है कीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब उसके लिए हम लोग मास ट्रैप के लिए जो है कंट्रोल के लिए हम लोग उसमें ज़्यादा संख्या में अगर एकड़ है तो वहाँ आप 5-7 ट्रैप लगा दीजिए। 1 एकड़ में आप मॉनिटरिंग के लिए 1 ट्रैप लगा दीजिए। तो इससे पता चल जाएगा कि आपके खेत में इस तरह के कीटों की संख्या कितना आ रहा है। और उसके अनुसार से फिर अगर रासायनिक दवाई अगर मान लीजिए कि शुरुआती स्तर पे ये दे दिए और नहीं तो रासायनिक दवाई का आप अगर व्यवहार करते हैं तो उसमें जो है हम लोग देखते हैं कि मैलाथियन 50% है, उसका 2 ml गुण जो है आपका गुण या जगरी है उसको आप जो है इसके साथ मिला करके आप 10 ग्राम जो है गुण भी थोड़ा मिला करके अगर छिड़काव करते हैं तो ये फल मक्खी को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरह से यदि लत्तेदार सब्जी फसलों में लगने वाले कीटों का शुरुआती स्तर से नियंत्रण किया जाए तो किसान भाई अपनी फसलों को नुकसान से बचा सकते हैं। ये उनका अच्छा उत्पादन लेकर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। दर्शकों, आज का हमारा दूसरा विषय है दलहनी फसल की कटाई और उसके भंडारण के बारे में। दर्शकों, दाल की सेल्फ लाइफ जो होती है काफ़ी लंबी होती है। यह भोजन की हानि और बर्बादी को कम करते हुए आहार विविधता में बढ़ाने में मदद करती है। तो आइए देखते हैं किसान भाई इससे क्या लाभ मिल सकता है। दलहनी फसलें हमारे पोषण की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही साथ ये मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी सहायक होती है। कटाई के बाद इनका उचित भंडारण करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा ये फसलें बर्बाद हो जाएंगी। अतः इन फसलों के भंडारण से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो कटाई के बाद उनकी सफाई और फिर ग्रेडिंग करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद भंडारण से पहले दाने में नमी की मात्रा की जांच करना भी बहुत जरूरी है। यदि दाने में नमी की मात्रा 12% से कम है तब तो उनका भंडारण किया जा सकता है। यदि नमी 12% से ज्यादा है तो उसे धूप में सुखाने की जरूरत है। किसान भाइयों, आज हम फिर से एक बार आ चुके हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची में और यहाँ पर वैज्ञानिकों से बात कर रहे हैं। आपके जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास जितने भी सवाल हैं उन सवालों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और आज हम आ गए हैं डॉक्टर विशाखा सिंह के पास में और इनसे हम जानेंगे कि
दलहनी फसल की कटाई के उपरांत उसका जो भंडारण है और साथ ही साथ जो प्रसंस्करण होता है वो क्यों ज़रूरी है, वो कैसे किया जाता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। और ये भी बता दें कि प्रसंस्करण की जो विधि होती है ये होने से किसानों को जो काफ़ी जो है मुनाफा भी मिल जाता है। ऐसे में प्रसंस्करण जो है वो ज़रूरी है। तो चलिए डॉक्टर साहिबा के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि हमारे जो किसान हैं दलहनी फसल लगाते हैं तो कटाई के बाद जो है उनको परेशानी बढ़ती है, उसके रख रखाव के लिए उसकी कीमत उतनी मिल नहीं पाती है, उसका प्रसंस्करण कैसे हो सकता है, ये संपूर्ण जानकारी जो है हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए। दलहनी फसलों का कटाई के उपरांत भंडारण के पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि उनका पहले क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद क्लीनिंग करने में जो उनमें कीड़े मकोड़े या कोई डस्ट पार्टिकल है उनको प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं, ग्रेन को अलग करते हैं और क्लीन करने के बाद उसको ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग में जो कटे या डैमेज हैं उनको अलग करेंगे, कटे टुकड़े वाले जो हैं उनको अलग करेंगे। कुछ दालों से छिलके चिपके रह जाते हैं उनको अलग करेंगे और जो स्वस्थ अच्छे ग्रेड के जो हैं उनको अलग करेंगे। इस तरीके से ग्रेडिंग करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हमें अनाज को सेल करना है तो उस हिसाब से कस्टमर हमको मिलते हैं, उस हिसाब से हम सेल करते हैं। या उससे कुछ उत्पाद बनाना है तो किस प्रकार के दाल को हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। ग्रेडिंग करने के उपरांत भंडारण के पहले फिर हमें उनका नमी चेक करना है कि अगर नमी हमारा 12% से कम है तब तो ठीक है, अगर 12% से अधिक है तो भंडारण के लिए वो सूटेबल नहीं है। उसको सन ड्राइंग उसको सूरज के रोशनी में उसको सुखाना पड़ेगा। जब 12% से कम हो जाएगा तब उसको हम एयर टाइट डब्बे में भर के या किसी ड्रम में भर के उसको हम संरक्षित कर सकते हैं। जी, भंडारण करने के लिए वो पहले इंसेक्ट फ्री होंगे, वो डैमेज ग्रेडिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। डैमेज्ड और जो डैमेज या कटे या छिलके वाले जो अनाज रह गए हैं उनको अलग करें। साबुत और स्वस्थ अनाज जो होंगे, परफेक्ट अनाज, उनको अलग ग्रेडिंग करें और उसी हिसाब से उनका प्रसंस्करण के लिए उसको कैटेगराइज करें। प्लस उसको नमी का हम बोल रहे थे, नमी धूप में अच्छे से धूप में उनको सुखा ले, 12% से नीचे की उसकी नमी हो। और जहाँ पे भी भंडारण करें वहाँ पे नमी वाला जगह भी ना हो और एयर टाइट कंटेनर हो, हवा भी ज़्यादा नहीं जाए। और बीच बीच में उसको धूप दिखाते रहे, लंबा देर तक अगर भंडारण कर रहे हैं तो बीच में उनको धूप दिखाते रहे और अनाज को नीचे का अनाज ऊपर करके ऐसे पलट करके भी उनको स्टोरेज करते रहे। किसान भाइयों, यूं तो सभी दालों का प्रसंस्करण किया जा सकता है, परंतु जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय दाल है वो है मूंग, मसूर, चने की दाल तथा उड़द की दाल। मूंग दाल से मिक्सचर, सेव तथा नमकीन आदि बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से चने दाल से सेव, नमकीन तथा पापड़ बनाए जा सकते हैं। इस तरह से प्रसंस्कृत किए गए दाल का स्वाद काफी अच्छा होता है, जिसे लोग बड़े चाव से ग्रहण करते हैं और अपने शरीर में प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करते हैं। दलहनी फसलें तो लगभग हर प्रकार की दलहनी फसलों का खाद्य प्रसंस्करण हो सकता है, मूल्य संवर्धन होता है। बट जो बहुत पॉपुलर है, जो करने को हम किसी में कर सकते हैं, पॉपुलर बेसिस पे अगर देखें तो मूंग दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, इन चीज़ों में प्रसंस्करण ज़्यादा किया जाता है। तो जैसे हम अगर प्रसंस्करित उत्पाद की बात करें तो मूंग दाल में हम मूंग दाल का मिक्सचर नमकीन बनाते हैं, सेव बनाते हैं, चने का बेसन का हम सेव नमकीन बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, मूंग दाल का भी पापड़ होता है। और अगर हम बड़ी बनाते हैं तो उड़द दाल की बड़ी बनाते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट बनाने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सभी उम्र के लोग दालों को ऐसा कंज्यूम नहीं करते, नहीं खा पाते हैं। तो अगर हम उसको कुछ अलग प्रोडक्ट में डेवलप कर देते हैं, जैसे लड्डू, सेव, नमकीन, पापड़, चिप्स, किसी भी तरीके से अगर उनको कर दें जिससे उनको अलग अलग प्रकार का टेस्ट मिलेगा, तो इस तरीके से दाल का कंजप्शन शरीर में दाल का कंजप्शन बढ़ेगा और शरीर में प्रोटीन की मात्रा जो जितनी होनी चाहिए वो उपलब्ध हो पाएगी। और अगर प्लेन दाल लेना है तो भी सही है। और हम प्री मिक्स भी बना सकते हैं, कुछ चीज़ों का
जैसे हम खिचड़ी का प्रीमिक्स बनाते हैं, जैसे हम ढोकला का प्रीमिक्स बनाते हैं, तो वो भी प्रीमिक्स भी बना सकते हैं, जो आजकल कन्वीनियंट फूड के नाम पे बहुत पॉपुलर है। कन्वीनियंट फूड मतलब कि जो हम तुरंत हम उसको थोड़ा सा कुक की ज़रूरत है और तुरंत वो रेडी हो गया, लंबा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, तो उस तरीके से प्रीमिक्स भी आता है, वो भी हम दाल की फसलों से बना सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी उत्पाद का जब प्रसंस्करण कर दिया जाता है तो उसका महत्व और मूल्य बढ़ जाता है। दाल को प्रसंस्कृत करने से भी ऐसा ही होता है। एक तो प्रसंस्करण के बाद इनके उत्पादों का मूल्य बढ़ जाता है, दूसरा इससे जो किसान भाई इस कार्य से जुड़ते हैं उनके परिवार में रोजगार की संभावना भी बढ़ जाती है। मूल्य संवर्धित उत्पाद को अगर हम सेल करेंगे जो कि दालों से बना हुआ है, तो सामान्य दाल के कंपेयर में मूल्य संवर्धित उत्पाद देने से उसको डबल से भी ज़्यादा मुनाफा होता है, जिससे उनका आय भी बढ़ता है और उनका जो रोजगार के भी वो रोजगार भी उनका चांसेस बनता है। गांव के आसपास के भाई बहनों को, परिवार के अन्य सदस्यों को भी रोजगार मिलता है और उनका जीवन शैली का स्तर भी ऊंचा होता है। किसान भाइयों, खाद्य प्रसंस्करण का बड़ा महत्व है। इसके लिए आप जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। यहाँ आपको न सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि लघु उद्योग की शुरुआत करने के लिए सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण के लिए अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो अपने नज़दीकी जो भी कोई संस्था है, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र अगर है या हर जिला का कृषि विज्ञान केंद्र है, तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से, या जो कोई कृषि विश्वविद्यालय है या फूड मिनिस्ट्री का अगर कोई भी संस्था है, तो वहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं कि इसकी संबंधित ट्रेनिंग कहाँ पे करें। वैसे कृषि विज्ञान केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण की ट्रेनिंग होती है। अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर वो खुद से लेके आएंगे तो बेहतर होगा। वैसे भी ये कंडक्ट कराई जाती है, बट अगर किसान भाई अपने तरफ से दिलचस्पी के साथ आएंगे कि हमें इसी टॉपिक पे करना है, तो उनका ग्रुप हो, एक समूह में आए, तो इजीली यहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिल सकती है। उसके साथ ही किस तरीके से वो गवर्नमेंट से किसी स्कीम के जरिए कुछ उनको अगर अपना लघु उद्योग स्थापित करने के लिए क्या सहयोग चाहिए, उसमें भी उनको मदद दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, लिंकेज कराया जाएगा। प्लस क्या छोटी मशीनें, कौन कौन सी मशीनें उनके लिए उपयुक्त होगी, वो भी प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा और वो मशीनों का पूरा जानकारी भी उनको दिया जाएगा। कटाई के बाद दलहनी फसलों के उचित भंडारण और प्रसंस्करण से दलहनी फसलों की गुणवत्ता तो बनती ही है, साथ ही साथ किसानों को उत्पाद की दुगनी तिगुनी कीमत भी मिल जाती है। इससे किसान भाइयों की आय बढ़ती है और उनके जीवन शैली में सुधार आता है। दर्शकों, आज के अंक में जो हमने आपको कार्यक्रम दिखाया, उससे हमारे किसान भाई को जरूर लाभ मिलेगा। आगे भी हम इस तरह का कार्यक्रम आपको दिखाते रहेंगे। तो हम लेते हैं इजाज़त, मुझे और मेरे टीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले हमारा पता जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। नमस्कार, जोहार।